यंग मैन, प्लीज मेरी वाइफ को बचा लो। आधी रात के वक्त मैंने अपने बेड के बिल्कुल पास एक पीले नेवले को घुटनों के बल बैठे देखा। वो 3 बड़े आदमियों से भी ज्यादा बड़ा था। मेरा नाम लू श्वान है। मैं पहले एक चीफ सर्जन हुआ करता था, लेकिन इस वक्त मैं इतना डरा हुआ था कि मेरा मन कर रहा था कंबल के अंदर छुपकर अपनी मां को बुलाऊं। मैंने उसकी गोल चमकती हुई आंखों को देखा। मेरी आवाज कांप रही थी। बॉस, मैं एक सर्जन हूं जो स्कैल्पल चलाता है। मैं डिलीवरी नहीं करवाता। आप गलत आदमी के पास आ गए हो। इस पीले नेवले का नाम हुआंगडा था। वो इतना परेशान था कि बार बार जमीन पर सिर झुका रहा था। गांव के सब लोग कहते हैं कि आपकी स्किल बहुत जबरदस्त है। प्लीज मेरी वाइफ और बच्चों को बचा लो। मैं जिंदगी भर आपके लिए नौकर की तरह काम करूंगा। उसे रोने के करीब देखकर मेरे दिल का पुराना जख्म दोबारा जाग गया। आधा महीने पहले वो 25 साल का यंग मैन जब मेरे ऑपरेशन टेबल पर मरा था, तो उसकी फैमिली ने भी मुझसे ऐसे ही रिक्वेस्ट की थी। उस दिल के बाद से जैसे ही मैं स्कैल्पल देखता था, मेरे हाथ पार्किंसंस पेशेंट की तरह कांपने लगते थे। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, मैं अब डॉक्टर नहीं हूं, चले जाओ। मैंने हुआंगडा को बाहर निकाल दिया और जोर से दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आई। मैं बेड के किनारे बैठा रहा। मेरे दिमाग में बस उस मरे हुए पेशेंट की तस्वीर और उसके परिवार के दिए हुए श्राप घूम रहे थे। एक पूरी रात बिना सोए गुजरना सच में बहुत तकलीफ देने वाला था। अगर कोई हेल्प नहीं करेगा तो वो माँ और उसके बच्चे सच में मर जाएंगे। जैसे ही ये ख्याल मेरे दिमाग में आया, मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने दोबारा दरवाजा खोला। हुआंगडा अभी भी गया नहीं था। वो जमीन पर उदास बैठा हुआ था। मुझे बाहर आते देखकर उसकी गोल आंखें 2 छोटे बल्ब्स की तरह चमक उठी। जल्दी करो, अपनी वाइफ को मेरे यार्ड में लेकर आओ। जंगल के बीच मेरा छोटा सा कैबिन एक टिपिकल नॉर्दर्न स्टाइल का पुराना घर था। रूम में डिसइंफेक्टेंट और पुरानी लकड़ी की हल्की स्मेल थी। मैंने जल्दी से टेबल पर एक क्लीन स्टेराइल क्लॉथ बिछा दिया और उसे टेम्परेरी क्लिनिक बना दिया। तभी हुआंगडा अपनी वाइफ को लेकर अंदर दौड़ा। फीमेल वीजल का पेट बहुत ज्यादा फूला हुआ था। उसमें चीखने तक की ताकत नहीं बची थी। वो दर्द की वजह से पूरी तरह कांप रही थी। बाहर पेपर विंडोज पर हिलती हुई पेड़ों की परछाइयां मुझे और ज्यादा अनईजी फील करवा रही थी। मैं अंदर से पूरी तरह पैनिक में था, लेकिन मेरी प्रोफेशनल इंस्टिंक्ट ने मुझे काम रहने पर मजबूर किया। मैंने अपना छुपा कर रखा हुआ सर्जिकल किट निकाला, उसके फर को स्टरलाइज किया और अपने पुराने रूममेट को कॉल किया जो ऑब्स्टेट्रिक्स डिपार्टमेंट में काम करता था। उसने नींद में ही फोन उठाया। मैंने जल्दी से पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन की। उसकी रिमोट गाइडेंस के साथ आखिर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला। ध्यान से सुनो, मुझे तुम्हारी वाइफ का ऑपरेशन करना पड़ेगा। जिंदगी और मौत अब किस्मत के हाथ में है। अब सब ऊपर वाले पर डिपेंड करता है। मैंने एक गहरी सांस ली और स्कैल्पल उठा लिया। कमजोर लाइट के नीचे मेरे बेकार हाथ दोबारा कांपने लगे थे। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मैं वापस उसी ऑपरेशन टेबल पर आ गया हूं। मैंने स्किन पर इंसिशन लगाया, लेकिन अजीब बात यह थी कि कट से काला धुआं बाहर निकलने लगा। वो हड्डियां जमा देने जितना ठंडा था, लेकिन मेरे पास इस पर ध्यान देने का टाइम नहीं था। मैं बस ब्लीडिंग पॉइंट पर फोकस कर रहा था। मैंने जबरदस्ती अपने हाथों को स्टेबल किया और तेजी और सफाई के साथ ऑपरेशन किया। कुछ ही मिनटों में बाद कई छोटी छोटी भीगी हुई जानें बेसिन में आ गई। हुआंगडा की वाइफ ने आखिर एक गहरी सांस छोड़ी और एक कमजोर सी आवाज निकाली। 3 गरम छोटी जिंदगियों ने सुबह की पहली रोशनी के साथ इस दुनिया में कदम रखा। माँ और बच्चे सेफ थे। हुआंगडा खुशी से रो पड़ा। वो जल्दी जल्दी अपनी वाइफ और बच्चों को साफ करने लगा। मैंने अपने खून लगे ग्लव्स उतारे और अपने उन हाथों को देखा जो आखिरकार कांपना बंद कर चुके थे। पिछले आधे महीने से मेरे दिल पर पड़ा हुआ बोझ आखिर थोड़ा हल्का हो गया था। मैं बालकनी में गया और देखा सुबह हो रही है। मैंने तुरंत अपने पुराने क्लासमेट को कॉल करके बताया कि माँ और बच्चे सेफ हैं। मुझे लगता है मैं दोबारा स्कैल्पल पकड़ सकता हूँ। क्या तुम सच में पूरी जिंदगी उस सुनसान जगह पर रहने वाले हो? मैंने अपने नेल्स के नीचे बचे हुए खून को देखा और चुप रहा। हे लू श्वान, हमारे डॉक्टर प्रोफेशन में लोगों की जान बचाना हमारी ड्यूटी है, लेकिन कभी कभी फेट नाम की चीज को हम रोक नहीं सकते। उस इंसिडेंट के बाद से मैं तुम्हारे लिए वरिड था। इस काम में हम हर दिन लाइफ और डेथ देखते हैं। तुम सिर्फ लाइफ एक्सेप्ट करके डेथ को इग्नोर नहीं कर सकते। हर किसी की अपनी डेस्टिनी होती है। मुझे पता है। तो क्या तुम वापस आने वाले हो? मैंने होराइजन पर बची हुई मॉर्निंग लाइट देखी और बिना सोचे समझे चुप हो गया। साय, मैं बस कैजुअली पूछ रहा था। सच कहूं तो मेरा भी मन करता है ये जॉब छोड़ दूं। हर दिन कुत्ते की तरह बिजी रहता हूं। पता नहीं आज मेरी कैसी किस्मत खराब है। इतनी प्रेग्नेंट विमेन हैं कि शेड्यूल भी मैनेज नहीं हो रहा। फोन कट करने के बाद मैंने ऊपर आ चुके सूरज को देखा और वापस अंदर चला गया। हुआंगडा और उसकी फैमिली अभी भी मेरे बनाए हुए टेम्पररी नेस्ट में रेस्ट कर रहे थे। मैंने यार्ड के कोने से कुछ ड्राई ग्रास उठाई,
उस पर डिसइंफेक्टेंट पाउडर डाला और उनकी 5 लोगों की फैमिली को टेम्पररीली वहां रहने दिया। 2 दिन बाद जैसे ही सूरज निकला, मेरी ग्रैंडमा पहले ही दरवाजे के बाहर आवाज लगा रही थीं। उन्होंने एक फेजेंट की तरफ इशारा किया। वो मरा हुआ था, उसकी गर्दन टूटी हुई थी और वो दरवाजे के पास पड़ा था। उन्होंने क्यूरियस होकर मुझसे पूछा, श्वान, बाहर आकर देखो, ये फेजेंट कहाँ से आ गया? मैंने कोर्टयार्ड वॉल के पास देखा और सच में मिलस्टोन के पीछे से एक छोटा सा सर बाहर झांक रहा था। हुआंग दा अपनी गोल आंखों से एक्सपेक्टेशन के साथ मुझे देख रहा था। उसकी टेल भी इंस्टिंक्टिवली हिल रही थी। शायद कोई गिफ्ट देने आया होगा और गलत घर पर छोड़ गया। ग्रैंडमा ने मुझे देखकर स्माइल की। गिफ्ट देने आया और गेट पर ही छोड़ गया? अगर कोई लेने नहीं आता तो हम इसे पका लेंगे। ये बर्ड काफी मोटा है। उसके बाद हर दिन जब भी मैं दरवाजा खोलता, गेट के पास एक फेजेंट जरूर होता था। कभी कभी एक मोटा फील्ड माउस भी पड़ा होता था। लगातार 3 दिन तक फेजेंट खाने के बाद अब तो मेरी बर्प से भी चिकन फेदर्स जैसी स्मेल आने लगी थी। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने जानबूझकर हुआंग दा को रोका और उससे कहा कि अब और चिकन्स गिफ्ट मत करना। मैं इन्हें खा खाकर थक गया हूं। हुआंग दा ने अपना सर टेढ़ा किया और सोचने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो समझ गया हो। अगले दिन दरवाजे पर रॉ मीट की स्मेल गायब थी। उसकी जगह वाइल्ड फ्रूट्स का एक ढेर रखा हुआ था। वो फ्रूट्स ब्राइट रेड थे और अभी भी सुबह की ओस से ढके हुए थे। सब कुछ नीटली अरेंज किया गया था। श्वान, क्या वो ग्रेट इमॉर्टल हुआंग है? मैंने उसे कुछ दिन पहले देखा था। ये सारी चीजें, वो शायद हमें रेंट दे रहा है। मुझे मानना पड़ेगा, ये छोटे क्रीचर्स सच में बहुत स्पिरिचुअल होते हैं। और होते भी क्यों नहीं? वो सिर्फ रेंट देना ही नहीं बल्कि इंसानों की लैंग्वेज भी बोल सकते थे। आने वाले दिनों में हुआंग दा सच में बहुत समझदार निकला। वो हर दिन सुबह जल्दी निकलता और रात को लेट वापस आता, और गिफ्ट्स भी अलग अलग और ज्यादा होने लगे। वाइल्ड फ्रूट्स और मशरूम से लेकर कई तरह की अननोन मेडिसिनल हर्ब्स तक। मेरी केयर के अंडर हुआंग दा की वाइफ का वूंड बहुत जल्दी हील हो गया। ज्यादा टाइम नहीं लगा और वो अपने बच्चों को लेकर इधर उधर चलने लगी। आखिर एक दोपहर हुआंग दा अपनी पूरी फैमिली के साथ मुझे गुड बाय बोलने आया। उसने कहा कि उन्हें माउंटेन के पीछे वाले फॉरेस्ट में वापस जाना है। इन स्पेशल पेशेंट्स को विदा करने के बाद मेरी लाइफ फाइनली दोबारा पीसफुल हो गई। लेकिन ये पीसफुल दिन ज्यादा टाइम तक नहीं चले। एक रात जब चांद की रोशनी कम थी और आसमान में कुछ ही तारे थे, वो फेमिलियर नॉटिंग साउंड दोबारा सुनाई दी। मुझे लगा हुआंग दा फिर कोई गिफ्ट देने आया है। मैं मजबूरी में दरवाजा खोलने गया। मैंने बोला ना, मैं रेंट नहीं लेता। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही मैं वहीं जम गया। दरवाजे के बाहर हुआंग दा नहीं था, बल्कि आग जैसी लाल फर की एक दीवार खड़ी थी। वो एक बहुत बड़ा क्रीचर था, 2 मीटर से भी ज्यादा लंबा। उसका पूरा फर मूनलाइट में डीप रेड कलर में चमक रहा था। उसकी एमरल्ड ग्रीन आंखें 2 छोटी नाइट लाइट्स की तरह ग्लो कर रही थीं। मैं डर के मारे कांप गया। उसकी बड़ी सी शैडो ने मेरे पूरे शरीर को ढक लिया था। उसका हैवी और टेरिफाइंग प्रेशर मुझे वहीं गिरा देने के लिए काफी था। मैं एक मसल तक हिलाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मेरा दिमाग बस चीख रहा था, बचाओ, ये मॉन्स्टर तो एक बाइट में 3 लोगों को निगल सकता है। लेकिन उस जायंट बीस्ट ने पहले बात की, क्या तुम वही मिरेकल डॉक्टर हो जिसने हुआंग फैमिली को बचाया था? मैं कांप रहा था। जवाब देने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ये ह्यूमन लैंग्वेज बोल रहा था। मॉन्स्टर में अपना सर नीचे दिया। मेरी नजर भी उसकी आंखों के साथ नीचे गई। तब मैंने देखा उसके बड़े से पॉ के नीचे एक छोटा सा क्रीचर कांपते हुए दबा हुआ था। ध्यान से देखने पर पता चला वो हुआंग दा था, जो कुछ दिन पहले ही गया था। मैंने थोड़ा कंट्रोल वापस पाया। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मॉन्स्टर ने जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने अपना खून जैसा मुंह खोला और अंदर से 2 रॉज में दरा देने वाले दांत दिखने लगे। मेरा दिल डर से रुकने वाला था। मैं गया, ये मुझे खाने वाला है। मैं चीख भी नहीं पाया था कि अचानक मेरे पैर जमीन से ऊपर उठ गए। मेरा पूरा शरीर हवा में था। उसने मुझे एक छोटे चिकन की तरह अपनी बैक पर फेंक दिया और कैजुअली हुआंग दा को भी उठा लिया। मैं अभी भी शॉक में था। उसकी बैक के रेड फर के अंदर दबा हुआ था। कस के पकड़ लो। उसके तुरंत बाद वो रेड फर्ड मॉन्स्टर हवा की तरह दौड़ पड़ा, मुझे लेकर माउंटेन के पीछे वाले डीप फॉरेस्ट की तरफ। ठंडी तेज हवा मेरे चेहरे पर जोर से लग रही थी। मेरे हाथ पैर नम होने लगे। मैं बस उसके रेड फर को मजबूती से पकड़ सकता था। उसकी बैक पर पड़े हुए मैंने कांपती आवाज में पास बैठे हुआंग दा से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? हुआंग दा भी डरा हुआ था। उसने कांपती आवाज में जवाब दिया, चीक्यू अचानक मेरे घर में घुस आया और मुझे फोर्स किया कि मैं उसे तुम्हारे पास लेकर जाऊं। उसने कहा इमरजेंसी है। चीक्यू, इस रेड फर्ड फॉक्स का नाम चीक्यू है।
दौड़ते दौड़ते हम एक अबैंडन्ड माउंटेन श्राइन के पास से गुजरे। वहां बहुत सालों से कोई नहीं आया था। उसकी वॉल्स आधी टूट चुकी थीं। सिल्वर मून लाइट के नीचे मैंने ऑल्टर पर एक बिना सिर वाली डेटी स्टैचू देखी। मिट्टी का बना हुआ उसका सिर पता नहीं कब जमीन पर गिर गया था और अब साइड में टेढ़ा पड़ा हुआ था। उसकी खाली आंखें उसी डायरेक्शन में देख रही थीं जहां हम जा रहे थे। ये सीन देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। मैं चीक्यू की ब्रॉड बैक से चिपका रहा। मेरा पूरा शरीर उसके रनिंग रिदम के साथ हिल रहा था। रेड फर के बीच ठंडी हवा मेरे कॉलर के अंदर घुस रही थी। मुझे लग रहा था कि इस टेरिफाइंग स्पीड की वजह से मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। पता नहीं हम कितनी देर तक दौड़ते रहे। आखिर चीक्यू स्लो हुआ। आसपास की हवा में सड़े पत्तों और डेड ब्रांचेस की स्मेल नहीं थी, बल्कि एक फ्रेश और क्लियर फ्रेग्रेंस थी, जैसे एक्सपेंसिव अगरवुड माउंटेन ग्रास की स्मेल के साथ मिक्स हो गया हो। अंधेरे में एमरल्ड ग्रीन आंखें एक एक करके जलने लगीं, बिल्कुल घोस्ट लाइट्स की तरह। साथ में धीमी धीमी आवाजें आने लगीं। चीक्यू एक टू लेग्ड क्रीचर को यहाँ क्यों लाया है? ये ह्यूमन कितना सफेद और सॉफ्ट दिख रहा है, जरूर टेस्टी होगा। क्या चीक्यू पागल हो गया है? वो सेक्रेड ग्राउंड में एक ह्यूमन लेकर आ गया। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। क्या ये मुझे सीधा फॉक्स डीमंस के घर ले आया है? मैं बर्बाद हो गया। ल्यू स्वान, इस बार तुम किसी की जान बचाने नहीं आए हो, तुम खुद फूड डिलीवरी बनकर आए हो। चीक्यू ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और मुझे और अंदर ले गया, जब तक कि हम एक बड़े केव के सामने नहीं रुके। उसने अपना शरीर नीचे किया ताकि मैं नीचे उतर सकूं। फिर उसने केव के अंदर गहरी आवाज में कहा, मैं उस इंसान को ले आया हूं जो बिग ब्रदर को बचा सकता है। केव के अंदर से अलग अलग कलर के फर वाले कई फॉक्सेस धीरे धीरे बाहर आए। उन सब से आगे चलने वाली फॉक्स चीक्यू से भी बड़ी थी। उसके शरीर से एक पावरफुल और रॉयल ऑरा आ रहा था। लेकिन जिस चीज को देखकर मेरी आंखें बाहर आने वाली थीं, वो ये था कि उसके पीछे 3 लंबी और फ्लफी टेल्स हवा में धीरे धीरे हिल रही थीं। प्रेशर इतना ज्यादा इंटेंस था कि मेरी टांगें कांपने लगी थीं। ये चीक्यू की मां थीं और इस पूरे पैक के लीडर किंगी। इतने सारे जॉइंट फॉक्सेस से घिरा हुआ मेरा काफी टाइम पहले खत्म हो चुका मेगलोबोबिया अचानक फिर से जाग गया। वो एमरल्ड ग्रीन आंखें किंगी बिना पलक झपकाए मुझे देख रही थीं, बिल्कुल एक एंशिएंट स्टैचू की तरह चुप। मेरी पीठ का ठंडा पसीना पहले सूखा और फिर दोबारा भीग गया। आसपास खड़े फॉक्सेस अचानक बातें करने लगे और जोर जोर से आर्ग्यू करने लगे। बिग ब्रदर इतने बुरी तरह इंजर्ड है, एक ह्यूमन उसे कैसे ठीक कर सकता है? क्यों ना इसे फ्रेश होते ही खा लें? खा लेते हैं इसे। ये एक रेडिश ब्राउन फॉक्स था जिसका चेहरा काफी खतरनाक था। चीथियो इसे सेकंड ब्रदर बुलाता था। या फिर अगर ये सच में उसे हील कर सका तो? क्या हुआंग दा के उस लड़के ने नहीं कहा था कि इस ह्यूमन के पास असली स्किल्स हैं? ये एक दूसरा ग्रे फॉक्स था जो काफी काम लग रहा था। फॉक्सेस के दोनों ग्रुप्स इतना आर्ग्यू कर रहे थे कि उनके चेहरे गुस्से से लाल हो गए थे। किसी को मेरी लाइफ या डेथ की परवाह नहीं थी। जिसके बारे में बात हो रही है उसके बारे में तुम्हें क्या पता? तुम्हें ही कुछ नहीं पता, तुम ही इग्नोरेंट हो। नहीं, तुम लोग नहीं जानते। मैं अंदर ही अंदर चीख रहा था, बॉस लोग क्या सीधा जवाब नहीं दे सकते? मुझे ब्रेस करोगे या मेरा सूप बनाओगे? मेरी डेथ के बाद की प्लानिंग पर लड़ना बंद करो यार। जब मेरा दिमाग ऑलमोस्ट काम करना बंद करने वाला था, तभी अब तक चुप खड़ी किंगी ने फाइनली बोला। उसकी आवाज डीप और एलिगेंट थी, लेकिन उसमें एक अल्फा की डरा देने वाली अथॉरिटी भी थी। ह्यूमन, सिर ऊपर करो। मैंने रिफ्लेक्स से अपनी चिन्हों पर उठाई और उन एमरल्ड आइज से मेरी नजर मिली, जो समुद्र की तरह गहरी थीं। उस बच्चे हुआंग दा ने कहा, तुमने उसकी वाइफ का पेट काटकर उसके सारे बच्चों को बचा लिया। क्या ये सच है? मैंने पागलों की तरह सिर हिलाया। मेरा गला इतना सूख गया था कि मैं बोल भी नहीं पा रहा था। किंगी ने धीरे से पूछा, तुम ह्यूमंस के मेथड्स यूज करके? मैंने फिर सिर हिलाया, बिल्कुल एक सुइंग मशीन की तरह। किंग ई काफी देर तक चुप रही। उसका बड़ा सा फॉक्स हेड हल्का सा नीचे हुआ, जैसे वो फायदा और नुकसान सोच रही हो। हवा इतनी हैवी लग रही थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। सेकंड ब्रदर ने किंग ई को हेजिटेट करते देखा और इम्पेशेंट होकर ग्राउल किया। उसकी लार लगभग मेरे शूज पर गिरने वाली थी। भाई, थोड़ी तमीज रख लो, आखिर तुम एक फॉक्स इमॉर्टल हो, थोड़ा क्लास दिखाओ। नाइन्थ, इसे अंदर ले जाओ। किंग ई ने फाइनली ऑर्डर दे दिया। चिच्यू ने राहत की सांस ली, लेकिन सेकंड ब्रदर को यह पसंद नहीं आया। मदर, क्या आप सच में इस ह्यूमन पर ट्रस्ट कर रही हैं? अगर इसने सर्जरी के टाइम कुछ ट्रिक कर दी तो? किंग ई ने उसे ठंडी नजर से देखा। सेकंड ब्रदर, अगर तुम्हारा दिमाग तुम्हारे मुंह जितना एक्टिव होता तो तुम अभी तक ह्यूमन फॉर्म लेने में फेल नहीं होते। सेकंड ब्रदर तुरंत चुप हो गया। बेचारा फील करते हुए वो एक कोने में जाकर अपनी टेल से खेलने लगा।
मैं चिच्यू के पीछे केव के अंदर गया। होंगदा भी जल्दी जल्दी हमारे पीछे आया और धीरे से बोला, मिरेकल डॉक्टर, डरने की जरूरत नहीं है। लेडी किंग ई और उनके बच्चे बहुत रीजनेबल हैं। उनका रीजनेबल होने का मतलब शायद ये है, अगर मैंने क्योर कर दिया तो मैं मिरेकल डॉक्टर, अगर नहीं कर पाया तो मैं एपेटाइजर। केव के अंदर कदम रखते ही अंदर का सीन देखकर मैं हैरान रह गया। अंदर बिल्कुल भी अंधेरा नहीं था। स्टोन वॉल्स पर ग्लोइंग मॉस लगा हुआ था, जो पूरे केव को दिन की तरह रोशन कर रहा था। हवा में एक अजीब सी फ्रेग्रेंस थी, वाइल्ड बीस्ट्स की मस्क स्मेल और एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव अगरवुड की खुशबू मिक्स थी। जितना हम अंदर जा रहे थे, ब्लड की मेटालिक स्मेल और रॉटन स्मेल उतनी ही स्ट्रांग होती जा रही थी। सबसे बड़े स्टोन चेंबर में मैं उनके बिग ब्रदर बाई चेन से मिला। वो एक अनबिलीवेबली बड़ा व्हाइट फॉक्स था, जो कमजोर हालत में स्टोन स्लैब पर पड़ा था। उसका फर, जो पहले सिल्क की तरह व्हाइट होगा, अब डार्क रेड ब्लड के दागों से भरा हुआ था। लेकिन सबसे टेरिफाइंग चीज थी उसकी एक फ्रंट लेग। वो एक अजीब एंगल पर मुड़ चुकी थी, जॉइंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्टेड थी। वूंड बहुत डीप और खुला हुआ था, और सबसे अजीब बात, उस वूंड से ब्लैक स्मोक निकल रहा था। ये डार्क मेलेवलेंट एनर्जी है। मैंने सिर्फ एक नजर देखा और मेरी प्रोफेशनल इंस्टिंक्ट ने मेरे डर को दबा दिया। मेरी आईब्रोज टाइटली सिकुड़ गईं। बिग ब्रदर? चिच्यू तुरंत भागकर गया और धीरे से बाईचेन की नोज को टच किया। बाईचेन ने मुश्किल से अपनी गोल्डन आइज खोली और एक कमजोर सा सांस छोड़ा। वो आवाज तक नहीं निकाल पा रहा था। मैं आगे बढ़ा और वूंड एग्जामिन करने के लिए नीचे बैठ गया, लेकिन सेकंड ब्रदर फिर बीच में आ गया। तुम क्या करने वाले हो? हटो। मैंने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, सीधा चिच्यू की तरफ देखा। मुझे वूंड पास से देखना होगा, वरना मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि इसे बचाया जा सकता है या नहीं। चिच्यू ने सेकंड ब्रदर पर ग्राउल किया। सेकंड ब्रदर मजबूरी में साइड हो गया, लेकिन उसकी नजर ऐसी थी जैसे वो किसी फेक डॉक्टर को देख रहा हो जो कभी भी मर्डर कर सकता है। मैंने अपने मेडिकल किट से लास्ट स्टेराइल ग्लव्स निकाले और पहन लिए। फिर धीरे से बाईचेन के वूंड के आसपास चिपके हुए फर को हटाया। तभी एक ठंडी और डार्क एनर्जी मेरी फिंगर टिप से सीधा मेरे दिमाग तक पहुंची। वो इतनी ठंडी थी कि मेरा पूरा शरीर कांप गया। डीप वूंड के सेंटर में एक स्केल था, बिल्कुल ब्लैक कलर का, एक पाम जितना बड़ा, जो अंदर गहरा फंसा हुआ था। उसके एजेस नाइफ की तरह शार्प थे। आसपास का मसल टिश्यू पूरी तरह से डेड और ब्लैक हो चुका था, और ब्लैक स्मोक के साथ बाहर की तरफ स्प्रेड हो रहा था। इसे एग्जैक्टली किस चीज ने इंजर किया? मेरी आवाज थोड़ी कांप रही थी, डर की वजह से नहीं, बल्कि इस अजीब वूंड को देखकर शॉक की वजह से। चिच्यू की आंखें खून जैसी लाल हो गईं। वो हेआन था, वो खतरनाक ईगल। उसने इस डेमोनिक स्केल से मेरे ब्रदर पर स्नीक अटैक किया। अब मुझे समझ में आ गया, ये कोई नॉर्मल कट नहीं था, ये एक कॉम्प्लेक्स वूंड था जो स्केल की डार्क एनर्जी की वजह से बना था। उस एनर्जी ने इन्फेक्शन क्रिएट कर दिया था, जिसकी वजह से वूंड नेचुरली हील नहीं हो पा रहा था, और वो एक करोसिव एसिड की तरह काम कर रहा था, जो लगातार उसकी लाइफ फोर्स को खत्म कर रहा था। सिचुएशन मेरी सोच से भी ज्यादा खराब थी। मैंने एक गहरी सांस ली। सच कहूं तो टॉक्सिन और डार्क एनर्जी पहले ही स्प्रेड हो चुकी है। अगर हमने आधा घंटा और वेट किया तो ये लेग बच नहीं पाएगी, और इसकी जान भी बहुत बड़े खतरे में आ जाएगी। केव का एटमॉस्फेयर एक पल में बर्फ जैसा ठंडा हो गया। दर्जनों फॉक्स आइज एक साथ मुझे घूरने लगी। किंगी पता नहीं कब चुपके से मेरे पीछे आ चुकी थी। उसकी बड़ी सी शैडो ने मुझे पूरी तरह कवर कर लिया था। कितना कॉन्फिडेंस है तुम्हें? मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। वूंड क्लीन करना होगा, डेड टिश्यू हटाना होगा, और डार्क एनर्जी को रिमूव करना होगा। मॉडर्न मेडिकल लॉजिक के हिसाब से जब तक इन्फेक्शन का सोर्स रिमूव हो जाए और स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन के साथ कंबाइन किया जाए तो एक चांस है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मेरा पेशेंट नॉर्मल नहीं था, और ऊपर से मेरे ये बेकार हैंड ट्रेमर्स फिर से शुरू हो रहे थे। मैंने अपनी मुट्ठी कस ली और अपनी आवाज़ स्टेबल रखने की कोशिश की। मुझे ऑपरेशन करना होगा, स्केल को बाहर निकालना होगा और सारा डेड फ्लैश स्क्रैप करना होगा। रिस्क बहुत ज़्यादा है। मेरे पास इस साइज के लिए सूटेबल एनेस्थेटिक नहीं है, इसलिए इसे दर्द सहना पड़ेगा। और मुझे चाहिए बिल्कुल क्लीन हॉट वाटर, ब्लीडिंग रोकने वाली अर्ब्स और सबसे शार्प ब्लेड। तुम्हें जो भी चाहिए मैं दे सकती हूँ, लेकिन अगर तुम फेल हुए। क्विंग ई मुझे देख रही थी,
उसकी नज़र ऐसी लग रही थी जैसे मेरी सोल के आर पार देख सकती हो। उसने सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया, लेकिन मुझे पता था बाहर खड़े फॉक्सेस पहले ही लाइन लगाकर लंच के लिए रेडी हो रहे होंगे। मैं कड़वी सी स्माइल कर दिया। अगर मैं फेल हुआ तो वैसे भी मेरा इस केव से जिंदा निकलने का कोई प्लान नहीं है। मैंने स्टोन स्लैब पर पड़े बाई चेन की तरफ देखा। वो भी मुझे देख रहा था। उसकी गोल्डन आइज में डेथ का जरा सा भी डर नहीं था। वो नज़र बिल्कुल उस 25 साल के यंग मैन जैसी थी जो मेरे ऑपरेशन टेबल पर मरा था। आखिरी वक्त में उसने भी मुझे इसी तरह देखा था। वो एक होप से भरा हुआ ट्रस्ट था, लेकिन मैं उसकी जान नहीं बचा पाया। कांपना बंद करो ल्यूशेन, मैंने दांत कसकर खुद से कहा। तुम यहां लाइफ बचाने आए हो, डेथ का वेट करने नहीं। मैंने सिर उठाया। मेरी नज़र पहली बार इतनी कोल्ड और डिटर्मिन्ड थी। सारी चीज़ें रेडी करो, हम अभी ऑपरेशन करेंगे। फॉक्स पैक की एफिशिएंसी देखने लायक थी। चीचू जल्दी से कुछ फॉक्सेस को लेकर गया और एक बड़ा स्टोन पॉट रेडी कर दिया, जिसमें क्रिस्टल क्लियर स्प्रिंग वाटर जोर से उबल रहा था। कुछ छोटे और फास्ट फॉक्सेस अपने मुंह में शार्पेंड स्टोन शार्ड्स लेकर आए। वो बहुत शार्प थे। वो स्टोन शार्ड्स किसी स्पेशल मटेरियल से बने थे। उनके शार्प एजेस ठंडी रोशनी में चमक रहे थे और मेरे स्कैल्पल से कम शार्प नहीं लग रहे थे। मैंने सारे स्टोन शार्ड्स और फॉर्सेप्स को बॉइलिंग वाटर में डाल दिया और उन्हें अच्छी तरह स्टेरिलाइज किया। एक डॉक्टर की तरह मैंने चीचू की तरफ देखा। तुम इन सब को लीड करो और इसे मजबूती से पकड़ कर रखना। किसी भी हालत में इसे हिलने मत देना, वरना ब्लेड जरा सा भी गलत चला तो इसे सच में कोई नहीं बचा पाएगा। चीचू ने फर्मली सिर हिलाया और अपना पूरा बॉडी वेट बाई चैन की हिप्स पर डाल दिया। बाकी बड़े फॉक्सेस ने भी उसके लिम्स को पकड़ लिया। बहुत दर्द होगा, सहने की कोशिश करना। बाई चैन ने धीरे से आंखें बंद कर ली, जैसे वो जवाब दे रहा हो। जब मैंने गर्म स्टोन शार्ड उठाया और उसके फ्लैश को टच करने वाला था, उसी मोमेंट मेरे हाथ फिर से कांपने लगे। वो पुरानी आवाज़ें समुद्र की लहर की तरह मेरे दिमाग पर टकरा गई। तुम फेक डॉक्टर हो, मेरे बेटे की जान वापस करो। तुम व्हाइट कोट पहनने के लायक नहीं हो। मेरी नज़र धुंधली होने लगी। व्हाइट फॉक्स का ब्लड मुझे उस दिन ऑपरेशन टेबल पर फैले हुए ना रुकने वाले खून की तरह दिखने लगा। मिरेकल डॉक्टर, मिरेकल डॉक्टर, हवांग डा की टेंशन भरी आवाज़ मेरे कानों में आई। पता नहीं वो कहाँ से एक ग्रास का स्टॉक लेकर आया था जो हल्की ब्लू लाइट छोड़ रहा था, और उसने सीधा मेरी नाक के पास कर दिया। एक बोन चिलिंग कूल फ्रेग्रेंस सीधा मेरे लंग्स में गई, जैसे किसी ने मेरे सर पर आइस वाटर डाल दिया हो। उसने तुरंत मेरे दिमाग में चल रही सारी केओटिक और नाइटमेयर जैसी आवाज़ों को हटा दिया। मैं वापस रियलिटी में आ गया और एक बार फिर बाई चेन की शांत गोल्डन आइज मेरे सामने थीं। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो मेरा इंतजार कर रहा था। ग्रैंडमा हमेशा कहा करती थीं, मेरे जैसे लोग इसी प्रोफेशन के लिए पैदा होते हैं। जब तक मन स्टेबल है, हाथ भी स्टेबल रहेंगे। फिर मैं खुद पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा था? मैंने आंखें बंद की और अपना सारा डर और गिल्ट दिल के सबसे गहरे कोने में दबा दिया। जब मैंने आंखें खोली, दुनिया क्लियर हो चुकी थी। मेरे हाथ फाइनली स्टेबल थे। मैंने कट लगाया। मूवमेंट बिल्कुल डिसाइसिव और क्लीन था। वूंड ओपन करने के बाद पता चला कि डेड टिश्यू पहले ही फाइब्रोज हो चुका था। बाई चेन ने एक लो और हैवी रोर निकाला, जो दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश से भरा था। उसका पूरा शरीर जोर से कांप गया। चीचू और बाकी सब ने अपनी पूरी जान लगाकर उसे पकड़ लिया। उनके क्लॉज ने जमीन में गहरे मार्क्स बना दिए। डार्क पर्पल ब्लड ब्लैक स्मोक के साथ बाहर निकला। मैंने बिल्कुल हेजिटेट नहीं किया। पहली बार इतने इंटेंस फोकस के साथ मैं काम कर रहा था। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। पसीना मेरी नाक से टपक रहा था। हवांग डा समझदारी से ड्राई क्लॉथ लेकर मेरा पसीना साफ कर रहा था। फाइनली मेरा स्टोन शार्ड किसी हार्ड फॉरेन ऑब्जेक्ट से टकराया। मिल गया। मैंने 2 लॉन्ग स्टोन शार्ड्स को टेम्पररी फॉसेप्स की तरह यूज किया और केयरफुली वूंड के अंदर ले गया। फिर ब्लैक स्केल के एज को टाइटली पकड़ लिया। वो स्केल ऐसा लग रहा था जैसे जिंदा हो। वो अभी भी बाई चेन के फ्लैश के अंदर हल्का सा वाइब्रेट कर रहा था। उसे मजबूती से पकड़ो, मैं चिल्लाया और अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर उसे ऊपर खींच दिया। एक पाम साइज का ब्लैक स्केल मैंने बाहर निकाल दिया। जिस मोमेंट स्केल उसके बॉडी से निकला, एक थिक और चिपचिपा ब्लैक स्मोक तेजी से बाहर निकला। फिर धीरे धीरे ग्लोइंग मॉस की लाइट में गायब होने लगा। लेकिन मैंने रुकने की हिम्मत नहीं की। मैंने तुरंत उबले हुए जड़ी बूटी वाले पानी को उठाया और लगातार उसके घाव को साफ करने लगा। फिर एक छोटे पत्थर के टुकड़े से मैंने सारा सड़ा हुआ मांस हटा दिया। जब तक घाव से निकलने वाला खून गहरे बैंगनी रंग से लाल रंग का नहीं हो गया, तब जाकर मुझे महसूस हुआ कि मेरी रुकी हुई सांसें फिर से चलने लगी हैं। पानी, जल्दी मुझे पानी दो, मैं जोर से चिल्लाया। बाई चेन की सांसें पहले ही बहुत कमजोर हो चुकी थीं,
ये ज़्यादा खून बहने और दर्द की वजह से आए शॉक का निशान था। अब सबसे ज़रूरी कदम आ चुका था, घाव को सिलना। ये घाव बहुत बड़ा था, सिर्फ दवा लगाने से ये ठीक नहीं हो सकता था। लेकिन मेरे पास फॉक्स की स्किन के लिए सही सुई और धागा नहीं था। मैं टेंशन में आ गया, मेरे हाथों में ठंडा पसीना आ गया था। तभी अब तक सब कुछ देख रही किंगी की एक पूंछ से अचानक सिल्वर रोशनी निकलने लगी। फिर एक बहुत ही पतला सिल्वर बाल खुद अलग होकर हवा में तैरने लगा और एक सुई में बदल गया, जिसमें चमकता हुआ सिल्वर धागा लगा था। इसका इस्तेमाल करो। किंगी की आवाज थोड़ी कमजोर थी। ये मेरा लाइफ सोर्स हेयर है। ये हर चीज को जोड़ सकता है और जीवन शक्ति को रोक कर रख सकता है। मैं हैरान रह गया। ऐसी चीज बनाने के लिए पता नहीं कितने सालों की कल्टीवेशन चाहिए होगी। ये 3 पूंछ वाली फॉक्स अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी पूरी मेहनत और जान मुझ पर दांव पर लगा रही थी। मैंने जरा भी देर नहीं की और वो सिल्वर सुई ले ली, जो जेड स्टोन की तरह गर्म महसूस हो रही थी। ये मेरी पूरी जिंदगी की सबसे चमत्कारी सिलाई थी। सुई धीरे से बाईचन के मांस के अंदर गई। सिल्वर धागा घाव के बीच ऐसे चल रहा था जैसे अपने साथ कोई हीलिंग पावर लेकर आया हो। मैंने बहुत धीरे और ध्यान से घाव को सिला। हर टांका बिल्कुल परफेक्ट डिस्टेंस पर था। जब मैंने आखिरी नॉट बांधी तो मैं पूरी तरह थककर जमीन पर गिर गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। मुझे लगा जैसे मेरी पूरी एनर्जी निकल गई हो। ऑपरेशन सफल हो चुका था। मैंने स्टोन स्लैब पर सो रहे बाईचैन को देखा। उसकी सांसें अभी भी हल्की थीं, लेकिन स्टेबल हो चुकी थीं। उसकी पीली पड़ी नाक पर दोबारा हल्का पिंक रंग लौट आया था। वो बच गया था। पूरा केव एकदम शांत हो गया। सैकड़ों फॉक्सेस अपनी जगह पर खड़े होकर इस सीन को हैरानी से देख रहे थे। अगले ही पल चीक्यू आगे आया। उसने अपना बड़ा सा सिर नीचे किया और प्यार से अपना चेहरा मेरे गाल से लगा दिया। उसका फर बहुत सॉफ्ट था और उसमें एक फ्रेश खुशबू थी। वो एहसास बहुत गर्म और सुकून भरा था। उसके बाद सेकंड ब्रदर आया, वही जो पहले मुझे खाना चाहता था। अब वो शर्मिंदा होकर मेरे पास आया और गहराई से अपना सिर झुका दिया, जैसे अपनी पहली की बदतमीजी के लिए माफी मांग रहा हो। उसके बाद केव के सारे फॉक्सेस ने एक साथ मेरी तरफ अपने सिर झुका दिए। ये एक खामोश शुक्रिया था, लेकिन उसका मतलब 1000 शब्दों से भी ज्यादा गहरा था। मैं ठंडी जमीन पर बैठा था, अपने खून सने हाथों को देख रहा था और उस सिल्वर सुई को जो अभी भी चमक रही थी। पता नहीं क्यों मैं अचानक हंसने लगा। हंसते हंसते मेरी आंखों से आंसू निकल आए। आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने उसे बचा लिया। लू जुआन, तुम अभी भी एक डॉक्टर हो। तुम अभी भी लोगों को बचा सकते हो। नहीं, तुम अभी भी जिंदगी बचा सकते हो। मैं फॉक्स केव में 3 दिन तक रहा। ये 3 दिन शहर में चीफ डॉक्टर होने के दिनों से भी ज्यादा आराम से गुजरे। प्यास लगती तो मंकी वाइन मिलती। पता नहीं फॉक्सेस उसे कहाँ से लाते थे। वो मीठी थी, लेकिन उसका असर काफी स्ट्रांग था। भूख लगती तो खुशबूदार भुना हुआ मांस मिलता और कई तरह के जंगल के फल मिलते, जिनके नाम तक मुझे नहीं पता थे, लेकिन वो बहुत फ्रेश और रसीले थे। मेरे सोने की जगह पर सूखी घास की मोटी लेयर बिछाई गई थी और ऊपर किसी अननोन जानवर की स्किन लगी थी, जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट थी। उस पर सोना काफी आरामदायक था। मैंने मन में सोचा, ये तो क्लियरली जानवरों वाला हिल्टन प्रेसिडेंशियल स्वीट है। बाईचेन का शरीर बहुत मजबूत था। तीसरे दिन की सुबह तक उसकी वो टांग जिसमें इतना गहरा घाव था, धीरे धीरे हिलने लगी थी। उसका बर्फ जैसा सफेद फर फिर से चमकने लगा था। सिल्वर धागे वाले पतले निशान के अलावा कोई कह भी नहीं सकता था कि कुछ दिन पहले वो मौत के किनारे खड़ा था। वो मेरे पास चलकर आया। उसकी गोल्डन आंखों में अब पहले वाला दर्द नहीं था, सिर्फ दिल से निकली हुई शुक्रगुजारी थी। धन्यवाद ह्यूमन मिरेकल डॉक्टर, बाईचेन बोला। उसकी आवाज बहुत साफ और सुकून देने वाली थी, बिल्कुल पहाड़ी झरने की तरह। मैं नीचे देखकर अपना मेडिकल किट सही कर रहा था और बिना ऊपर देखे बोला, शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं, ये बस एक डॉक्टर का फर्ज है। ये कहने के बाद मैं खुद रुक गया। जॉब छोड़कर अपने गांव लौटने के बाद मैंने सोचा था कि पूरी जिंदगी दोबारा कभी डॉक्टर का फर्ज ये शब्द नहीं बोलूंगा, लेकिन आज ये मेरे मुंह से इतनी आसानी से निकल गया। अब वो सब मेरे साथ और इज्जत से पेश आने लगे। अब वो मुझे ऐसे नहीं देखते थे जैसे कभी भी मुझे अपना खाना बना लेंगे। हम चिंक्यू माउंटेन के फॉक्स क्लैन की एक ब्रांच है। हमारा नाम चिक्सू है। हम कई 100 सालों से इस जंगल की रक्षा कर रहे हैं।
और वो ब्लैक ईगल हे यान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वो हमेशा इस जगह पर कब्जा करना चाहता है। मैं ये सब सुनकर हैरान रह गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं सिर्फ एक नई दुनिया में नहीं आ गया, बल्कि किसी अजीब कहानी का हिस्सा बन गया हूं। जाने से पहले किंग ई ने मुझे वापस बुलाया। उसने मुझे एक लंबा आग जैसा लाल पत्ता दिया। उस पत्ते के अंदर रोशनी ऐसे बह रही थी जैसे कोई ऐसी आग हो जो कभी बुझ नहीं सकती। ये क्रिम्सन फ्लेम अर्ब है। ये सिर्फ 100 तरह के जहर को खत्म नहीं कर सकता, बल्कि बुरी शक्तियों को भी दूर रख सकता है। मैं मना करने ही वाला था, तभी किंग ई ने अपनी एमरल्ड आंखों से मुझे गहराई से देखा। ले लो लियू श्वान, तुम्हारे अंदर एक पवित्र स्पिरिचुअल ऑरा है। इन जंगली पहाड़ों में ऐसी चीजें आसानी से अट्रैक्ट हो जाती हैं जिन्हें अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। इसे अपने पास रखना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। पवित्र स्पिरिचुअल ऑरा? मुझे खुद कब पता था कि मेरे अंदर ऐसी कोई अजीब शक्ति है? मैं डिटेल में पूछने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही किंग ई मुड़ गई और केव की गहराइयों में वापस चली गई। पीछे बस उसकी हल्की सी अगरवुड की खुशबू रह गई। चिक्सू ने खुद मुझे घर छोड़ने की जिम्मेदारी ले ली। 2 मीटर से भी बड़ा वो लाल फॉक्स मेरे साथ साथ चल रहा था। उसकी प्रेजेंस इतनी पावरफुल थी कि जंगल के सारे जानवर दूर से ही रास्ता बदल लेते थे। जब हम गांव के किनारे पुराने लोकस ट्री के पास पहुंचे तो चिक्सू रुक गया। आगे कभी तुम्हें मुझे ढूंढना हो तो बस इस पेड़ की तरफ देखकर मेरा नाम चिक्सू 3 बार पुकारना, मैं सुन लूंगा। मैंने सिर हिला दिया। उसका बड़ा सा फ्लफी सिर देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और हाथ बढ़ाकर उसे सहला दिया। सच में फील बहुत कमाल की थी। चिक्सू ने खुशी से अपनी पूंछ हिलाई। थोड़ा सोचने के बाद बोला, मेरे बड़े भाई का नाम बाई चेन है, दूसरे भाई का नाम चिकटू है और मेरी मां को तुम किंग ई बुला सकते हो। मेरे मुंह के कोने हिल गए। तुम लोग नाम रखने में कुछ ज्यादा ही सिंपल नहीं हो? चिक्सू मेरा मजाक समझ नहीं पाया, बस अपने सफेद दांत दिखाकर मासूमियत से हंसने लगा। जब मैं जंगल वाले अपने छोटे घर में वापस आया तब सुबह होने ही वाली थी। दादी ने अभी अभी दरवाजा खोला था। वो बाहर से सामान लेने जा रही थीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा वो वहीं रुक गईं। स्वागत तो काफी शानदार है, दादी ने आंखें छोटी करते हुए कहा। उनकी आवाज में जरा भी हैरानी नहीं थी, लेकिन मेरी हालत अलग थी। मैं लगभग जमीन पर गिरने वाला था। हे भगवान, मेरा साफ सुथरा आंगन अब जंगल के बाजार में बदल गया था। दीवार के पास 3 मोटे जंगली मुर्गे पड़े थे। एक जंगली सुअर की टांग थी जो कम से कम कई किलो की होगी। साथ में 2 बंडल रेयर जड़ी बूटियों के थे जो पहले ही साफ किए जा चुके थे। चक्की के पास रस से भरे जंगल के फलों की टोकरी रखी थी। उनकी मीठी खुशबू दूर से ही आ रही थी। एक अननोन पहाड़ी पक्षी भी था जो खिड़की पर शांति से बैठा था, और एक चमकते हुए रंग बिरंगे पत्थरों की माला भी थी। तुम्हारे दोस्त काफी दिल वाले हैं, दादी ने आंगन की दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने उनकी नजर का पीछा किया और वहां का सीन देखकर हैरान रह गया। चिक्सू का बड़ा सा लाल सिर आंगन की दीवार पर टिका हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी एमरल्ड आंखें ब्लिंक कर रही थीं। वो दादी को ऐसे देख रहा था जैसे कोई बड़ा सा प्लश टॉय हो जो छुपने में फेल हो गया हो। मैं जल्दी से भाग कर गया। एक हाथ से चिक्सू का बड़ा सिर नीचे करने लगा और दूसरी तरफ दादी को ऑकवर्डली समझाया। ये पहाड़ से मेरा एक दूर का दोस्त है। ये सब चीजें वो लोग किराए के बदले देते हैं। मेरे धक्का देने पर चिक्सू ने हल्की सी आवाज निकाली और अपनी गर्दन पीछे कर ली। दादी ने अपने हाथ का औजार नीचे रखा। वो सामान के पास गईं, एक फल उठाया, उसे साफ किया और एक बाइट ली। बुरा नहीं है, तुम्हारा दोस्त काफी समझदार है। ये फल सच में बहुत मीठा है। मैं चिक्सू को देख रहा था। वो जंगल में जाते वक्त हर कुछ कदम बाद पीछे मुड़कर देख रहा था। मेरे दिल की टेंशन फाइनली थोड़ी कम हो गई। दादी मेरे पास आईं। उन्होंने मेरे कंधे पर लगा एक फॉक्स का बाल हटा दिया। जब वापस आ ही गए हो तो अब यहीं चैन से रहो। पहाड़ के पड़ोसियों के रूल्स थोड़े ज्यादा होते हैं, लेकिन शहर के लोगों से ज्यादा आसान होते हैं। मेरे दिल में जो पुराना दर्द बसा हुआ था वो इस पल काफी हल्का हो गया। श्वान, इन कुछ दिनों में तुमने सब समझ लिया ना? मैंने दादी की समझदार आंखों में देखा और मजबूती से सिर हिला दिया। हाँ, मैंने समझ लिया। जरूरी नहीं कि मैं सिर्फ शहर के ऑपरेशन टेबल पर ही लोगों को बचाऊं। जब तक मैं स्कैल्पल पकड़कर किसी की जिंदगी बचा सकता हूं, तब तक इस छोटे से घर में भी मैं एक डॉक्टर ही हूं।
जिंदगी धीरे धीरे वापस सही रास्ते पर आ गई। हर दिन मैं दादी के साथ आंगन में जड़ी बूटियां सुखाता था। कभी कभी शहर जाकर जरूरी सामान ले आता था। बस एक फर्क था, मेरा आंगन दिन ब दिन ज्यादा लाइवली होता जा रहा था। आज दरवाजे के बाहर ओस से भरे लाल फ्रूट्स की टोकरी होती, कल खिड़की के पास 2 बेस्ट क्वालिटी के जंगल जिनसेंग रखे होते। पूछने की जरूरत नहीं थी, ये सब पहाड़ के पीछे रहने वाले मेरे फर वाले दोस्तों के गिफ्ट्स थे। वो छोटा हुआंगडा भी कभी कभी अपनी वाइफ के साथ मुझसे मिलने आता था। उसके 3 छोटे बच्चे अब पूरे घर में घूम सकते थे। वो हमेशा मेरे पैरों से चिपक जाते और मेरा दिल पिघला देते। मेरे पुराने रूममेट का दोबारा फोन आया, जो ऑब्स्टेट्रिक्स डिपार्टमेंट में काम करता था। तू वापस आ रहा है या नहीं? हमारे डिपार्टमेंट का नया इंटर्न घाव सिलते वक्त ऐसे हाथ हिलाता है जैसे उसे पार्किंसन हो। मैं पागल हो जाऊंगा। मैंने फोन पर उसकी शिकायतें सुनी, फिर आंगन में आकर वहां मौजूद छोटे जीवों को देखा और दूर धुंध से ढके पहाड़ों को। मैं मुस्कुरा दिया। मैं वापस नहीं आ रहा। क्यों? सच में गांव में रहकर अमर बनने की प्रैक्टिस करेगा क्या? मैंने यहां नए पेशेंट्स ढूंढ लिए हैं। नए पेशेंट्स? तुम्हारे गांव के क्लिनिक में तो शायद ईसीजी मशीन भी नहीं होगी। मैंने रहस्यमयी तरीके से हंसा। मेरे पेशेंट्स वैसे नहीं हैं जैसा तुम सोच रहे हो। फोन काटने के बाद मैंने गहरी सांस ली। यहां की हवा सच में बहुत फ्रेश थी। तभी आंगन के दरवाजे पर हल्की सी खरोच की आवाज आई, 2 बार। मैं दरवाजा खोलने गया। बाहर एक पूरी तरह भीगा हुआ छोटा सा ऑटर खड़ा था। उसने अपनी जख्मी टांग पकड़ी हुई थी और बेचारगी सी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। डॉक्टर, मेरी टांग एक क्रैब ने दबा दी है, बहुत दर्द हो रहा है। उसकी आवाज बहुत छोटी थी और उसमें हल्की सी ठंडी और अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही थी। मैंने नीचे देखा। उसके घाव के आसपास सच में हल्की सी काली स्मोक निकल रही थी। अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारा घाव साफ कर देता हूं और साथ ही ये डार्क एनर्जी भी निकाल दूंगा। मेरा गांव वाला छोटा क्लिनिक आज फिर से खुल गया था। जिंदगी इसी मैजिकल रिदम में आगे बढ़ने लगी। दिन बीतने के साथ मेरे पेशेंट्स बढ़ते चले गए। एक बेवकूफ सा बैजर था जिसकी टांग टूट गई थी। उसे चीचू ने बेहोश करके सीधा मेरे पास उठा लाया था। एक छोटा जंगली सुअर था जिसने गलत मशरूम खा लिए थे। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। उसकी माँ उसे दौड़ाते हुए मेरे दरवाजे तक ले आई थी और लगभग मेरी दीवार ही तोड़ दी थी। एक उदास नाइटिंगेल भी थी जो हर रोज मेरी खिड़की के बाहर दुखी प्यार के गाने गाती रहती थी, इतनी जोर से कि मेरा सर दर्द करने लगता था। मेरा काम बस ये था कि मैं उसकी बातें सुनूं और अपने पुराने हॉस्पिटल के मेडिकल डिस्प्यूट्स की शिकायत करूं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कुछ दिन बाद वो ठीक हो गई। यहां तक कि वो मेरी सेटिंग एक और बहुत सुंदर नाइटिंगेल से करवाना चाहती थी। जल्दी देखो, क्या ये सुंदर नहीं लग रही? शुक्रिया, लेकिन रहने दो, जरूरत नहीं है। सच में नहीं सोचोगे? मेरी मेडिकल स्किल धीरे धीरे बातों ही बातों में इन पहाड़ों का भरोसेमंद नाम बन गई। सिर्फ चीचू और हुआंगडा ही नहीं, मेरी पहचान पास वाले पहाड़ तक पहुंच गई। एक रात मुझे एक जोर के झटके से उठा दिया। मुझे लगा अर्थक्वेक आ गया है। मैं जल्दी से बाहर आंगन में देखने गया। हे भगवान, एक छोटे ट्रक जितना बड़ा काला भालू मेरे आंगन की दीवार पर पंजे रखकर हुए अंदर झांक रहा था। उसके पास एक बंदर था जो टेंशन में अपने कान और गाल खुजा रहा था। मुझे देखते ही बंदर चिल्लाने लगा और भालू के मुंह की तरफ इशारा करने लगा। मैंने अपने डर को दबाकर आगे कदम बढ़ाया। जैसे ही भालू ने मुंह खोला, वो बदबू सीधा मेरे चेहरे पर लगी। मैं लगभग बेहोश होने वाला था। हे भगवान, ये काला भालू नहीं, ये तो हियान है। उसके दांत जड़ तक सड़ चुके थे, यहां तक कि उसके दांतों के बीच इंसानों वाली कैंडी के रैपर्स फंसे हुए थे। तुमने बच्चों की कितनी कैंडी चुराई है? हियान ने बेचारगी सी आवाज निकाली। उसका बड़ा सा शरीर भी शर्म से पीछे हट गया। तुम्हारा दांत निकालना पड़ेगा, और सिर्फ एक नहीं, मैंने सीरियस होकर कहा। हियान का पूरा शरीर कांप गया। उसके बड़े से भालू वाले चेहरे पर सच्चा डर दिखने लगा। मैं मजबूर होकर सांस छोड़ दी।